मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 51 है वो हम अब कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, अधिगम को जो प्रभावित करने वाले जो कारक है वो हम पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था जो बच्चा है वो उसके खुद के कौन कौन से कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, जो उसका शारीरिक डेवलपमेंट है, जो उसका मानसिक डेवलपमेंट है, वो उसको क्या करते थे, प्रभावित करते थे। और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, जो उसके जो बाहरी वातावरण है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो उस पर इफेक्ट डालते हैं। तीसरा है हम ये पढ़ते हैं जो शिक्षक है वो उसको कैसे प्रभावित करते हैं, जो कौन कौन से जो टीचिंग मेथड है वो अपनाएंगे तो वो बच्चों को प्रभावित करेंगे। तो तीसरा कारक है वो हम आज कंटिन्यू पढ़ते हैं। R.L. लूथर ने कहा है कि अधिगम अनुभवों को अलग अलग छात्रों के अधिगम के तरीकों के साथ समन्वित करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए जाने चाहिए। मतलब जो बच्चा है उसको अधिगम को लेकर, अधिगम होता है उसको सिखाना, उसको सिखाने के लिए हमें अगर एक टीचिंग मेथड है, दो नहीं तीन, मतलब अलग अलग, जब तक बच्चे की समझ में नहीं आता है तो हमें अलग अलग टीचिंग मेथड है वो उसके लिए यूज करने चाहिए। कुछ छात्र है वो व्याख्यान एवं प्रदर्शन के माध्यम से सबसे अच्छा अधिगम करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, व्याख्यान देते हैं या हम क्या करते हैं, प्रदर्शन कोई चीज दिखा के सिखाते हैं तो वो उससे अच्छा सीख लेते हैं। और जिनमें शाब्दिक अधिगम पर बल दिया जाता है, बोल के सिखाया जाता है। दूसरे प्रयोगशाला की परिस्थितियों में जहां वास्तविक हस्तप्रयोग के अधिगम की प्रक्रिया में अधिक गति, समन्वय तथा गुंजाइश रहती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिकली अगर हम समझाएं तो वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम एक स्पीच के द्वारा समझाएंगे, बोल के समझाएंगे तो वो समझ जाएंगे। लेकिन वहीं पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हम प्रैक्टिकली चीज़ों को बताना पड़ता है तो वो क्या करते हैं, हाथ से उन चीज़ों को करके ज़्यादा सीखते हैं और अधिक अधिगम करते हैं। इस कथन को अधिगम के उन कारकों को प्रभाव परिलक्षित होता है जिनका संबंध है वो शिक्षक से है। तो ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, वे एक टीचर पे डिपेंड करती है कि वो बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा टीचिंग मेथड यूज कर रहा है और कौन से टीचिंग मेथड से बच्चे को अच्छा समझ में आ रहा है। उसके बाद हम देखते हैं सबसे पहला है वो शिक्षक के गुण, इसमें कौन कौन सी जो क्वालिटीज है वो होनी चाहिए। तो अधिगम की क्रिया को संपन्न करने में शिक्षक के गुणों का अत्यधिक महत्व है। उसका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, कैरेक्टर उसका अच्छा होना चाहिए। तो ये चीजें हैं वो डायरेक्ट बच्चे को इफेक्ट करती हैं। तो बच्चे उसका व्यवहार होता है तो सहानुभूति वाला होना चाहिए, बिल्कुल शांत व्यवहार होना चाहिए, सहयोग की भावना उसमें होनी चाहिए। बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो वो उसकी हेल्प करे। एक बार समझ में नहीं आ रही है, दो बार, बार वो टीचर है अगर बच्चे की हेल्प करता है तो बच्चों में भी एक पॉजिटिविटी बनती है। विषय का ज्ञान, जो वो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसका जो कंप्लीट नॉलेज है वो टीचर को होना चाहिए। शिक्षण की कला, उसका जो पढ़ाने का जो आर्ट है वो अच्छा होना चाहिए। मतलब जो वो चीजें, चाहे वो टफेस्ट चीजें बच्चों को बता रहा है तो वो एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए। उसके बाद सामने व्यवहार, उसका जो व्यवहार है वो बहुत ही कॉमन होना चाहिए। तो ये जो सारी जो क्वालिटीज है, सहानुभूति है, सहयोग है, विषय का ज्ञान है, शिक्षण कला है, सामने व्यवहार है, तो ये सारी जो क्वालिटीज है वो एक टीचर में होनी जरूरी है। यदि शिक्षक किसी छात्र से भेदभाव नहीं करता है, उसे समान व्यवहार करता है तो उसके छात्र उसे सीखने में अधिक रुचि लेते हैं। अब टीचर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करता हो, सभी बच्चों को एकदम समान मान के पढ़ाता है तो वो बच्चे हैं वो उस टीचर से सीखने में ज्यादा रुचि लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वो होना जरूरी है। जो वो पढ़ा रहा है अगर उसको खुद को अधूरा ज्ञान है तो वो बच्चों को कैसे सिखाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी वो सब्जेक्ट है, जो भी वो टॉपिक है वो बच्चे को समझा रहा है, पहले खुद को कंप्लीट नॉलेज है वो उस सब्जेक्ट का होना चाहिए। वह अध्यापक कभी भी सफल नहीं होता है जिसे अपने विषय के ज्ञान तथा कौशल का पूर्ण बोध नहीं है और वह पूर्ण बोध के अभाव में ज्ञान का विकास अधिगम की अधूरी प्रक्रिया होता है। मतलब जो वो बच्चों को सिखा रहा है, अधिगम करवा रहा है, वो उसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होती है। यह अधूरा ज्ञान अवास्तविक है और उसका जीवन से संबंध नहीं हो पाता है। बच्चे हैं वो उस ज्ञान को अपने लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके
बाद हम देखते हैं व्यक्तिगत भेदों पर बल। एक टीचर है वो उसको पता होना चाहिए कि जो उसकी क्लास में बच्चे बैठे हैं उनमें क्या डिफरेंस है, वो किस तरीके से सीखने वाले हैं, कितने स्टूडेंट हैं उनको 2 बार 3 बार समझाने पे समझ में आएगा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक बार समझाने से समझ में आएगा, किस बच्चे पे कौन सा टीचिंग मेथड यूज करना है। तो ये सारी चीजें हैं वो टीचर को ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा बच्चा जो क्लास में बैठा है उसको क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान का आधार व्यक्ति है और यह 2 व्यक्तियों के समान व्यवहारों को समान क्रिया व प्रतिक्रियाओं का फल नहीं मानता है। एक कक्षा में एक अध्यापक के शिक्षण को कुछ छात्र शीघ्र समझ लेते हैं, कुछ नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो माइंड की जो कैपेसिटी है वो हर बच्चे की अलग अलग होती है। कुछ बच्चे हैं वो उस चीज को जल्दी कैच कर लेते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनको सीखने में टाइम लगता है, रेमेडियल क्लासेस उनकी लेनी पड़ती है। तो ये चीजें हैं। उसके बाद है अतः ऐसे व्यक्तिगत भेदों से युक्त छात्रों को व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। उनको पर्सनली अलग से बिठाना पड़ता है, अलग से उनको समझाना पड़ता है। मंद बुद्धि, प्रतिभाशाली तथा विकलांग बालकों की पृथक शिक्षा परम मनोविज्ञान इसलिए बल देता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मंद बुद्धि होते हैं, तो मनोविज्ञान है वो उन बच्चों की जो अलग से शिक्षा है वो उस पर बल देता है। उनकी अलग से भर्तियां होती है, अलग से टीचर्स होते हैं। जो विकलांग बच्चे होते हैं या जो मानसिक रूप से जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए है वो गवर्नमेंट है वो अलग से सुविधा करती है। उसके बाद हम देखते हैं मनोविज्ञान का ज्ञान है, टीचर है वो उसको साइकोलॉजी का ज्ञान है वो होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो बीएड में सिखाया जाता है और बीएसटीसी में सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों को टैकल करने के लिए उसको साइकोलॉजी का होना जरूरी है कि बच्चा है वो क्लास में बैठा है, उसका ध्यान पढ़ाई में है या नहीं है, या उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो ये चीज़ें हैं वो टीचर को पता होनी चाहिए और बच्चों किस बच्चे के लिए कैसा उसको टीचिंग मेथड यूज करना है वो चीज़ें। बाल विकास एवं मनोविज्ञान आज की महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो बन गई है। सामाजिक विज्ञानों के विकास की परंपरा में इसका विशेष स्थान है और बालक को ही संपूर्ण मानव के विकास की इकाई माना जाता है। क्रो एंड क्रो ने इसके महत्व का वर्णन करते हुए कहा है कि व्यक्ति तथा समाज के कल्याण में रुचि रखने वाले मनोविज्ञान है अध्यापक तथा प्रौढ़ व्यक्ति बालकों के विकास को महत्व देने लगे हैं। कोई भी हो, चाहे वो टीचर है, चाहे वो पेरेंट्स है, चाहे वो बुजुर्ग हैं, वो मनोविज्ञान पे ज़्यादा बल देते हैं कि बच्चों को समझना है वो सबसे पहले टीचर को जरूरी है। बालक व्यक्ति का पिता है और बालक के प्रथम 6 वर्ष हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, वो उसका बेस बनाते हैं। जो शुरू के जो 6 साल है वो बच्चे का बेस क्रिएट करते हैं कि बच्चा है वो आगे चल के कैसा होगा। आदि लोगों के बाल विकास के अध्ययन का महत्व है वो बढ़ाया है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे बाल विकास का महत्व है वो ज्यादा बढ़ा है। उसके बाद हम देखते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। आजकल जो शिक्षा है वो क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। जो सबसे पहले जो शिक्षा शुरू हुई थी वो टीचर सेंटर्ड थी। टीचर जो जैसा पढ़ाता था वैसा बच्चे को पढ़ना पड़ता था, लेकिन आजकल ये जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चे को ध्यान में रखकर है वो पाठ्यक्रम है उसका जो करिकुलर का जो निर्माण है वो बच्चे को ध्यान में रख के किया जाता है, बच्चे की एज को ध्यान में रख के किया जाता है, बच्चे की जो माइंड की कैपेसिटी है उसको ध्यान में रख के किया जाता है। मतलब कोई भी चीज़ है, चाहे वो बुक्स को बनाना हो, चाहे वो खेल हो, चाहे वो टीचिंग मेथड हो, हर चीज़ है वो बच्चे को ध्यान में रख के बनाई जाती है। तो इसलिए आज का जो टीचिंग मेथड है वो क्या है, वो चाइल्ड सेंटर्ड है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास के अध्ययन नए शिक्षा की धारा तथा प्रत्यय को बदल दिया है। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र बालक न होकर अध्यापक था। बालक की रुचियों, अभिवृत्ति तथा अभिरुचियों के प्रवाह किए बिना ही शिक्षण कार्य चलता था कि बच्चा को हम जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को काम आएगा या नहीं आएगा, बच्चा उस चीज को सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है, उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। पहले कोई मतलब नहीं होता था, टीचर को सिर्फ पढ़ाने से मतलब होता था। अब क्या हो गया है, अब समय बदल गया है। उसी के साथ साथ शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो बालक हो गया है और बालक की जो योग्यता, क्षमता, रुचि, अभिरुचि आदि के अनुसार पाठ्यक्रम तथा शिक्षण विधियों का निर्माण किया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जो बालक है उसको ध्यान में रख के टीचिंग मेथड्स है, चाहे वो पाठ्यक्रम का निर्माण है, हर चीज का निर्माण है वो बच्चे
है वो चाइल्ड सेंटर्ड है। उसके बाद हम देखते हैं शिक्षण पद्धति में परिवर्तन। शिक्षण पद्धति क्या होती है? टीचर का पढ़ाने का जो तरीका है उसे हम क्या कहते हैं, जो शिक्षण पद्धति कहते हैं। तो इसमें हमें चेंजेस लाने क्यों जरूरी है? अब पहले बच्चे को बिठा दिया जाता था, बच्चे को सिर्फ बोल के पढ़ाया जाता था। आजकल क्या होता है, उसके बाद बोर्ड पे चौक से लिखना स्टार्ट हुआ, उसके बाद मार्कर से लिखना स्टार्ट हुआ। आजकल क्या हो गया, बच्चों की सुविधा के अकॉर्डिंग डिजिटल बोर्ड आ गए हैं, प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, इतने सारे टीचिंग मेथड है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए आ गए हैं। तो उसमें क्या हुआ है, अभी चेंज हुए हैं। प्राचीन पद्धति में अध्यापक रटने पर बल देते थे। पहले क्या होता था, क्वेश्चन छह रटवाते थे, लेकिन आजकल क्या होता है, आजकल बच्चे को प्रैक्टिकली ज्यादा सिखाते हैं, उनके प्रैक्टिकल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उसका विचार था कि रटने से बुद्धि का विकास होता है। पहले ये सोचा जाता था कि जब हम बच्चे को रटवा रहे हैं तो उसका मानसिक विकास हो रहा है, लेकिन वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धतियों का विकास हो गया है, जिनके अनुसार शिक्षण देने से बालक की जो अंतर्निहित शक्तियों का विकास होता है। आजकल क्या होता है, प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाते हैं, प्ले मेथड से पढ़ाते हैं, मतलब बच्चों की जो रियल लाइफ है उस चीज से उनको कनेक्ट करके पढ़ाते हैं ताकि बच्चा अच्छे से सीख सके। एवं अभिव्यक्ति के माध्यम मिलता है। डाल्टन योजना, प्रोजेक्ट पद्धति, किंडरगार्टन एवं बेसिक शिक्षा ऐसी ये शिक्षण पद्धतियां हैं जिनमें बालक का सर्वांगीण विकास होता है। तो बेसिक शिक्षा का जो मेथड है वो महात्मा गांधी ने दिया था और बच्चों के सर्वांगीण विकास पर उन्होंने सबसे ज्यादा बल दिया था। और उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है वो 1 से 5 साल का है तो उसको मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने ऐसे कहा था कि जो छोटा बच्चा है उसको मातृभाषा में पढ़ाया जाए। उसके बाद हम देखते हैं उसका पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बच्चे का जो करिकुलम है उसको बनाया जाता है बच्चे को ध्यान में रख के। बच्चे की जो एज है वो कितनी है, वो कौन कौन सी चीजें हैं वो सीख सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चे का करिकुलम है वो डिसाइड होता है। मनोवैज्ञानिक पहलुओं के विकास से पहले पाठ्यक्रम में इस बात पर बल दिया जाता था कि पाठ्यक्रम कठिन हो तथा उसके अभ्यास अधिक हो। सबसे पहले क्या किया जाता है कि जो करिकुलम है वो टफ होना चाहिए, उसमें जो अभ्यास है वो अधिक होना चाहिए। यही कारण है कि गणित में कठिनतम प्रश्न रखकर अभ्यास पर बल दिया जाता है, मतलब 1 से 1 ज्यादा है वो बच्चे को टफ क्वेश्चन दिए जाते हैं, उसको प्रैक्टिस करवाई जाती है। डेनिस ने बाल मनोविज्ञान का महत्व दर्शाते हुए कहा है कि बाल मनोविज्ञान ने शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और इसके जो माध्यम रहे हैं वो अनेक मनोवैज्ञानिक परीक्षणों से ज्ञात बालकों की जो क्षमताएं हैं तथा व्यक्तिगत भेद हैं और इससे उनके जो ज्ञान और विकास तथा परिपक्वता को समझने में भी योगदान मिलता है। बच्चे को समझने में हमें क्या मिलता है, योगदान मिलता है। यही कारण है कि आज का पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय बालक की रुचियां, अभिवृत्ति, विकास आदि को ध्यान में रखा जाता है। और अब पाठ्यक्रम बच्चों के लिए है, बच्चे पाठ्यक्रम के लिए नहीं है। अब जो पाठ्यक्रम का जो डिसाइड होता है वो बच्चे को ध्यान में रख के होता है कि बच्चे को कौन कौन सी चीजें समझ में आ सकती है, बच्चे की कितनी एज है और उसके अकॉर्डिंग क्या पाठ्यक्रम है वो उसके लिए डिसाइड करना है, तो ये जरूरी है। उसके बाद है टाइम टेबल। अब टाइम टेबल भी जरूरी है कि बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट है वो पहले पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ाना है, वो कौन से सब्जेक्ट में रुचि ले रहा है, कौन से में नहीं ले रहा है, उसको शारीरिक थकान हो रही है, मानसिक थकान हो रही है, तो जो इंडेक्स जो बनाया जाता है, टाइम टेबल बनाया जाता है, वो भी बच्चों के अकॉर्डिंग रखा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही विद्यालयों में समय सारणी बनाते समय यह ध्यान रखा जाता है कि कौन सा विषय पहले दिया जाए और कौन सा विषय बाद में। पहले बालकों की थकान, विश्राम, अवधान आदि का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। जैसे मन में आए वैसे वैसे सब्जेक्ट रख दिए, जैसे मन में आए बच्चों को पढ़ा रहे। लेकिन अब है वो बच्चों का मानसिक है, शारीरिक है, हर चीज को ध्यान में रखकर है वो बच्चे का टाइम टेबल है वो डिसाइड किया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट है जो बाद में देना है, कौन सा सब्जेक्ट पहले देना है, किसमें बच्चों को थकान महसूस होगी या वो बोर होंगे, कितना उनको बीच में जो टाइम का जो डिफरेंस देना है ताकि बच्चे खुद को दोबारा से सीखने के लिए रेडी कर लें। तो ये चीज है, सारी चीजें हैं वो टाइम टेबल में ध्यान में रखी जाती हैं। उनकी क्षमता तथा योग्यता का ध्यान तो बिल्कुल ही नहीं रखा जाता था। अब जो समय सारणी बनाते समय मौसम, बालकों की योग्यता, रुचि, व्यक्तिगत भेदों आदि को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो टाइम टेबल है वो बनाया जाता है।
उसके बाद है पाठ्य सहगामी क्रियाएं। अब जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज है, वो भी बच्चों के लिए जरूरी है। सिर्फ बच्चे को पढ़ाते रहेंगे तो बच्चा भी क्या हो जाएगा, बच्चा बोर हो जाएगा, तो हमारा जो टीचिंग मेथड है वो नीरस हो जाएगा। इसलिए जरूरी है कि कई बार है जो ग्रुप डिस्कशन कर दिया जाए, कई बार है बच्चों को प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाए, कई बार बच्चों को प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाया जाए। तो ये जो टीचिंग मेथड है तो ये है, और इनके साथ हम अलग से क्या करवाते हैं, एक्टिविटीज करवाते हैं, बच्चों को पॉइंट्स बुलाते हैं। तो वो क्या होता है, पढ़ाने के साथ साथ पेंटिंग बनवाना है, तो ये चीजें क्या है, जरूरी है। करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज है, वो बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। तो शिक्षा मनोविज्ञान के विकास के कारण पाठ्यक्रम में अनेक महत्वपूर्ण सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाने लगा है। पहले यह समझा जाता था कि पढ़ाई के अतिरिक्त की क्रियाओं को बालक अपना समय नष्ट करते हैं, मतलब जो पढ़ाई के अलावा जो अतिरिक्त जो चीजें करवाई जाती थी उनमें पहले टाइम वेस्ट माना जाता था। लेकिन आज जो जरूरी है, ये सारी चीजें है वो पढ़ाई के साथ साथ जरूरी समझी जाती हैं। आपका जो यह विचार है वो बदल गया है। वाद विवाद प्रतियोगिता, निबंध लेख प्रतियोगिता, कहानी प्रतियोगिता, अंताक्षरी है, बालचर विद्या है, भ्रमण है, छात्र संघ है, खेल कूद है, अभिनय तथा नाटक है, संगीत है। इसी प्रकार के जो अन्य क्रियाओं को पाठ्यक्रम में स्थान देने के कारण बालकों का जो सर्वांगीण विकास है उसमें बहुत सहयोग मिलता है। कुछ बच्चे होते हैं वो बोल नहीं पाते हैं, तो कई बार ऐसे किया जाता है, जो बाल सभा रखे जाते हैं उस बच्चे को आगे बुलाया जाता है, उसको बोलने का मौका दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा होता है। तो इसलिए जो सहगामी क्रियाएं हैं, खेल कूद है, ये सारी चीजें हैं वो पढ़ाई के साथ साथ जरूरी हैं, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं अनुशासन। शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों के कारण यह धारणा निर्मूल हो गई है कि डंडा हटाते ही बालक बिगड़ जाता है। अब ये नहीं है कि जो हम डंडा मारेंगे तो ही बच्चा पढ़ेगा, ये अब नहीं है। यह अनुभव किया जाने लगा है कि डंडे मारपीट के बल पर बच्चों छात्रों का सर्वांगीण विकास नहीं किया जा सकता। मतलब हम बच्चे को डरा धमका के मारपीट करके बच्चे को नहीं सिखा सकते हैं। और मनोवैज्ञानिक परीक्षणों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि जो छात्र है वो अपराध करने दंड से नहीं डरते हैं। अब बच्चे हैं वो हम उनसे मारपीट भी करते हैं, उनको डंडे मारते हैं, तो बच्चे नहीं डरते हैं। तो यह आवश्यक है कि उन्हें दंड है वो उनके अनुकूल दिया जाए, तो ज्यादा नहीं दिया जाए। अब है पाठ्य विषय से संबंधित कारक। ये जो टॉपिक्स थे ये किससे रिलेटेड थे, टीचर से रिलेटेड थे कि टीचर है वो उसको क्या किया जाना चाहिए ताकि बच्चे अच्छा सीख सके। अब उसके बाद है उसके पाठ्य विषय है उससे संबंधित कारक है, जो बच्चे को सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं। बालक को आज विद्यालय में अनेक विषय पढ़ने पड़ते हैं और इन पाठ्य विषयों की प्रकृति है वो छात्रों की रुचि और उनकी अधिगम क्रिया को प्रभावित करती है। जो कार्ल सी गैरिसन ने पाठ्य सामग्री तथा विद्यालय अधिगम के स्वयं सिद्ध तथा तथ्य है वो इस प्रकार बताए हैं। तो ये कार्ल पियर्सन के जो मेथड्स है वो हम देखते हैं कि उन्होंने पाठ्य विषय से कौन कौन से कारक हैं वो उन्होंने बताए थे। तो सबसे पहला कारक है सामाजिक और संवेगात्मक स्तर है। सबसे पहला है यह एक संपूर्ण व्यक्तित्व के रूप में बालक किसी भी विद्यालय का केंद्र है। मतलब बालक को सेंटर माना जाता है, चाहे हम टीचिंग मेथड का निर्माण करें, चाहे हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें, बच्चे को ध्यान में रख के किया जाता है। बालक की उपस्थिति है वो शैक्षिक कार्यक्रम को सुदृढ़ आधार प्रदान करती है। तो हम बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, बच्चे पे डिपेंड करता है, तो उसको केंद्र में मान के चला जाता है। विद्यालय अधिगम को घर तथा समुदाय के अधिगम से अलग नहीं किया जा सकता। मतलब बच्चे को अगर पढ़ा रहे हैं तो उसको उसके परिवार से, उसके घर से रिलेट करके पढ़ाया जाए ताकि वो भूले नहीं। उसके बाद है विद्यालय के क्रियाकलाप उन व्यवहार संबंधी परिवर्तनों पर लागू होने चाहिए जो विद्यालय के अनुभवों से उत्पन्न किए जा सकते हैं। मतलब हम जो उसको सिखा रहे हैं वो उसके व्यवहार से, उसके घर से, उसके सारे क्रियाकलाप से रिलेट होने चाहिए। विद्यालय अधिगम का संबंध है वो उन व्यवहारों से तथा परिवर्तनों से होना चाहिए जो शिक्षा के वांछनीय लक्ष्यों की दिशा में हो। जो हम जो बच्चों को सिखा रहे हैं वो उसके व्यवहार में परिवर्तन करना चाहिए। जो बच्चा सोच रहा है तो उसकी थिंकिंग है उसको चेंज करने वाला होना चाहिए। उसके बाद जो है वातावरणीय कारक, जो उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट है वो उसको कैसे प्रभावित करता है, तो ये हम देखते हैं। तो देखते हैं वातावरणीय कारक भी अधिगम की क्रिया को प्रभावित करते हैं।
चारों तरफ का वातावरण अगर अच्छा नहीं है तो वो बच्चे के सीखने में बाधा पैदा करेगा। अनेक कारक ऐसे हैं जो समाज तथा परिवार की देन है, जिनके कारण अधिगम की क्रिया उतनी बलवती नहीं रहती है जितनी रहनी चाहिए। और विद्यालय की स्थिति है वो कक्षा की संरचना भी और विद्यालय का वातावरण बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो उसके जो चारों तरफ का एनवायरनमेंट है, चाहे वो उसके विद्यालय का है चाहे वो उसके घर का है, वो अच्छा होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं इसका पहला टॉपिक है सामाजिक संवेदनात्मक स्तर कैसा होना चाहिए। वो है अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों में सामाजिक संवेदनात्मक स्तर का विशेष महत्व है। जाति, प्रजाति, संस्कृति आदि परिवेश में उसका निर्माण करते हैं। तो जिस माहौल में वो रह रहा है, वो कौन सी जाति से है, उसका जो सांस्कृतिक पर्यावरण कैसा है, तो बच्चा है वो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग ढल जाता है, वो वैसे ही क्रिएट करता है जैसे उसके समाज में की जाती है, उनको वो फॉलो करता है। उसके बाद है वंशानुक्रम तथा वातावरण। बच्चे को सीखने में दो चीजें इंपॉर्टेंस रखती हैं। सबसे पहला उसका वंशानुक्रम कैसा है, 80% चीजें हैं वो उसे उसके क्या वंशानुक्रम से मिलती है, और 20% जो चीजें हैं वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। तो दोनों चीजों का है वो योगदान बच्चे में होता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण का ज्ञान है वो मनुष्य के लिए मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करता है। महापुरुषों का वंशानुक्रम देखने से पता चलता है कि उनका जो वंशानुक्रम है वो दोष रहित था। कई बार क्या होते हैं, हम महापुरुषों को देखते हैं, उनकी फैमिली का बैकग्राउंड देखते हैं, तो वो भी उनका क्या होता है, अच्छा होता है। तो उनका जो वो उनको हेरिडिटी से मिल गया। अगर उनके जो वंशानुक्रम अच्छा था तो वो भी आज क्या हुआ है, महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। इसलिए उनमें उत्तम गुणों का विकास हुआ। वंशक्रम तथा वातावरण का अध्ययन है वो अनेक भ्रामक धारणाओं को तोड़ता है, और बालक का जो विकास है वो आज न तो वंशानुक्रम पर निर्भर करता है और न ही वातावरण पर निर्भर करता है, दोनों चीजों पर भी निर्भर नहीं करता। वंशानुक्रम तथा वातावरण की स्थिति है वो बीज प्लस धरती, खाद, प्रकाश, वायु जैसी होती है, और इस यौगिक में बीज निर्धारित करता है। और मतलब इनका कहने का मतलब है जो वंशक्रम है वो बच्चे का जो विकास है उसको निर्धारित करता है, और बाहर आने के बाद उसका जो एनवायरनमेंट है उसको कैसा मिला है, उसको खाद कैसे मिली है, उसको प्रकाश कैसा मिला है, उसको वायु कैसे मिली है, ये क्या करता है उसके विकास में योगदान देता है। तो वंशानुक्रम और वातावरण को निर्धारण करते हैं कि धरती, खाद तथा प्रकाश तथा वायु आदि। तो बच्चे का जो विकास है उनपे ये सारी चीजें क्या करती है, इम्पोर्टेंट होती है। मनोवैज्ञानिकों ने वंशक्रम तथा वातावरण का अध्ययन करके अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकाले। वुडवर्थ ने क्या कहा था कि बालक का जो व्यक्तित्व है उसमें 80% वंशानुक्रम और 20% वातावरण है वो निर्धारित करता है। बालक की जन्मजात तथा अंतर्निहित योग्यताओं का निर्धारण है वो वंशानुक्रम से प्राप्त विशेषताओं द्वारा होता है। और मैकडूगल के अनुसार यदि अध्यापक की शिक्षा के प्रति चाहे जितनी आस्था क्यों न हो, किंतु वह यह भी नहीं कहेगा कि गुरिल्ला इसलिए अच्छा है कि उसे अनुकूल वातावरण मिला है। मतलब ओनली हम वातावरण को ही नहीं ठहरा सकते कि हाँ उसे वातावरण अच्छा मिला है तो वह अच्छा है, बल्कि उसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही उसमें योगदान देते हैं। इसी प्रकार यह भी स्पष्ट है कि व्यक्तियों में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है और यह वंशक्रम की देन है। मतलब जो व्यक्तिगत भिन्नता है वो वंशक्रम की देन है कि बच्चा है वो कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं रोस ने क्या कहा था कि रोस ने वंशानुक्रम का महत्व इसलिए बताया था कि बालक जो कुछ भी है, जिस रूप में वो विकसित होता है वह वंशानुक्रम की देन है, और उसके अनुसार बालक अपने माता पिता के शारीरिक मानसिक गुण वंशानुक्रम से प्राप्त करता है। मतलब बच्चे का जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा होगा, उसका मानसिक डेवलपमेंट कैसा होगा, वो उसके वंशानुक्रम पर डिपेंड करता है। और साधारण व्यक्ति भी यह समझता है कि किसी व्यक्ति का जीवन सुख में दुख में होना उसके वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों पर निर्भर करता है, और इन गुणों को प्राप्त करने के लिए उसे प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं। मतलब वंशानुक्रम के लिए उसे कोई भी प्रयत्न नहीं करने पड़ते हैं, ये उसको मिले हैं, और अपितु सहज रूप में ही वंशानुक्रम तथा द्वारा बालक प्रभावित हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं पूर्वजों से सामाजिक वंशानुक्रम का ज्ञान, जो समाज का ज्ञान है वो पूर्वजों से कैसे मिलता है। वंशानुक्रम का महत्व इसलिए भी है कि व्यक्ति को पूर्वजों से यहाँ जैविक वंशानुक्रम का ज्ञान होता है, वहाँ पूर्वजों से सामाजिक वंशानुक्रम की जानकारी भी मिलती है। इससे व्यक्ति को पूर्वजों
आदर्शों पर चलने की प्रेरणा मिलती है। यदि पूर्वज महान रहे हैं तो व्यक्ति के पूर्वजों के जो चरित्र को अपना आदर्श मानकर तदनुसार कार्य करेंगे। अगर बुजुर्ग हैं हमारा जो वंश अनुक्रम हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो अच्छे रहे हैं तो हम उनको क्या मानेंगे, हम उनको आदर्श मान के चलेंगे और हम भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। उसके बाद है वातावरण का प्रभाव, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चे पे एनवायरनमेंट का 20% इफेक्ट है वो पड़ता है। जो वंशानुक्रम से बालक केवल पूर्वजों के गुणों को ही प्राप्त करता है, उन गुणों का समुचित विकास वातावरण द्वारा होता है। यदि वातावरण ठीक नहीं है तो वो उसके गुणों को का जो विकास है वो गलत दिशा में हो जाएगा। अगर उसके वातावरण उसके पूर्वज अच्छे नहीं है तो बच्चे का विकास है वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। और वातावरण का उचित होना वंशानुक्रम का विकास इसलिए अनिवार्य शर्त है। अतः व्यक्ति वंशानुक्रम की आधारभूत मान्यताओं को विकसित करने के लिए वातावरण को उपयोगी बनाने में विश्वास रखता है। उसके बाद हम देखते हैं मानवीय मूल्यों का विकास। वंशानुक्रम तथा वातावरण के ज्ञान से व्यक्ति मानवीय मूल्यों के विकास में रुचि लेने लगता है। मतलब दोनों अगर अच्छी हैं तो उसका मानवीय विकास होता है। बालक की संवेगात्मक तथा सामाजिक विकास में वंशानुक्रम के प्रति आस्था विशेष योगदान देती है। उसके बाद है व्यक्तित्व का विकास, उसकी पर्सनैलिटी का विकास है वो किस पे डिपेंड करता है। वंशानुक्रम तथा वातावरण के ज्ञान का मनोवैज्ञानिक आधार यह है कि व्यक्तित्व के विकास में विशेष योग मिलता है। सामाजिक व्यक्तित्व समाज के लिए उपयोगी सिद्ध होता है और ऐसी स्थिति में यदि अभिभावकों को अपने वंशानुक्रम के प्रति आस्था तथा मोह है तो वो अपने शिशु के व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि वंशानुक्रम तथा वातावरण है वो व्यक्तित्व के विकास में मनोवैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 51 समाप्त होता है। थैंक यू।